धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दावा किया जा रहा था कि 4 मार्च तक जंगबंदी करा दी जाएगी, लेकिन 3 दिनों तक बिना इजराइल के जो काहिरा में बातचीत चल रही थी वो टाइम फिश साबित हो गई है। कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अरब लीग की मीटिंग हो चुकी है, ओआईसी की मीटिंग जद्दा में होने जा रही है। बाइडन अभी भी कह रहे हैं कि जंगबंदी के लिए गेंद हमास के पाले में जा चुकी है, यानी ताजा हालात पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ इतिहास के पन्नों को भी उलटने की कोशिश करते हैं जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, जो दिल्ली अल्पसंख्यक के चेयरमैन रह चुके हैं और मिली गजट के नाम से अपना इंग्लिश का एक अखबार लंबे समय से निकालते हैं और बहुत सारी किताबें फिलिस्तीन पे रुक चुके हैं और मिडिल ईस्ट में अपनी एक बड़ी पहचान रखते हैं। उनके साथ अगर यहाँ कुछ होता है तो आवाज वहां से भी उठने लग जाती है। तो उनसे इतिहास के पन्नों को लेकर आज बात करेंगे सऊदी की भूमिका पर। वक्त की थोड़ी वैसे कमी है, उनको कहीं जाना है, तो जल्द जल्द चीजें जो हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी जी शुक्रिया। मैं एक सवाल आपसे अगर ये करना चाहूं कि जब से ये इजराइल फिलिस्तीन का विवाद शुरू हुआ है 1948 से, तब से लेकर आज तक 75-76 साल के इतिहास में अगर आप सऊदी अरब की बदलती हुई भूमिका कैसे कैसे कब कब बदली, क्या रही, क्या सऊदी अरब ने कुछ किया है फिलिस्तीन वालों के लिए या नहीं किया है, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? सऊदी अरब ने आज से 2-3 साल पहले तक पूरी मदद की है। इससे पहले भी आपने सवाल पिछले एपिसोड में किया था, मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब उसकी पॉलिसी बदल गई है और उसकी वजह यह है कि सन 2012 में जब मिस्र में इखवानुल मुस्लिमीन की हुकूमत कायम हुई थी, तो पार्टी का नाम दूसरा है लेकिन इखवानुल मुस्लिमीन का था। उस वक्त से अरब ममालिक, जिसमें कि सऊदी अरब भी शामिल है, दूसरे भी शामिल हैं, इन सब को डर लगने लगा कि ये इस्लाम पसंद लोग जो हैं, इख्वान मुस्लिमीन किस्म के जो लोग हैं, ये हुकूमत करेंगे और हमारे तख्ता उलट देंगे। हालांकि उन्होंने, मुर्सी साहब ने बहुत साफ है, बल्कि अपने इंतखाब के फौरन बाद वो सऊदी अरब गए थे, उनको यकीन दिलाया था कि हम आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, न करने देंगे, ये कहा था उनसे। लेकिन उनको यकीन नहीं आया, इसलिए कि वो असल में अमेरिका के सुनते हैं, अमेरिका से CIA की जो रिपोर्ट आती है वो उसको सुनते हैं। तो CIA को तो बहुत डर है, आज से नहीं बल्कि आज से कुछ नहीं तो 40-50 साल से उनको डर है। बल्कि जब से इख्वान मुस्लिमीन पैदा हुए सन 48 से पहले से CIA और बरतानिया वगैरह को बड़ा डर था कि ये क्या होने वाला है, इसलिए कि इख्वान मुस्लिमीन या इख्वान मुस्लिमीन की तरह से कोई और भी तहरीक कामयाब होती है तो जो इस्तेहसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस पूरे एरिया का, मिडल ईस्ट का, वो बंद हो जाएगा। सारी लड़ाई उसकी है कि भाई हमको जो है अपने मार्केट खुले रखने दो और हमारी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक चलो, हमारे यहाँ से सामान खरीदो, सब खोले रखो, फिर बड़े अच्छे हो जाएंगे। अगर ये बंद कर दे, इसे आज ईरान ने बंद कर दिया। आज ईरान देखिए दुनिया की क्या चीज़ है वो नहीं बना रहा है, वो हवाई जहाज भी बना रहा है, और वो रॉकेट भी बना रहा है, वो हेलीकॉप्टर भी बना रहा है, वो यानी एक बहुत ही यानी सीरियस किस्म के जो टेक्नोलॉजी के, IT टेक्नोलॉजी के वो चीज़ें बना रहा है। वो उनको नहीं चाहिए, वो तो चाहते हैं कि आप खरीदिए, बड़े अच्छे होंगे आप अगर खरीदते रहे। ये प्रॉब्लम है। इसकी वजह से अमेरिका ने इनको समझाया कि देखो बड़ा खतरा, और इनको समझ में आ गया। और तब से इनकी पॉलिसी, सऊदी अरब क्या बल्कि दूसरे और भी जो गल्फ के हैं और दूसरे जो हैं अरब ममालिक है, सबको बड़ा डर लग गया। ट्यूनिस तक में जो है उन्होंने हुकूमत पलट दी उनमें। वहाँ पे एक नहदा पार्टी है, जो भी यानी कहा जाता है जैसे हमास है, उसी तरह कहा जाता है कि ये भी इख्वान मुस्लिमीन से मुतासिर है या उसी की एक बदली हुई शक्ल है। तो इन सब के तख्ते उलट दिए गए और इसमें जो है सऊदी अरब और इमारात, यानी खास तरीके से अबू धाबी जो है, इमारात के पास पैसे कहाँ, अबू धाबी के पास पैसा है, इन लोगों ने खूब अच्छे तरह से पैसे लगाए और वो उनकी तख्ते उलट दिए। तब से सऊदी अरब भी, अगर आप सऊदी अरब की बात कर रहे हैं ना, वो हमास के खिलाफ हो गया, सिर्फ इसी वजह से कि उनको अपनी गद्दी पर डर लग रहा है, वरना और कोई बात नहीं है। अगर सिर्फ फलस्तीन की बात की जाए तो मैं समझता हूँ आज भी सऊदी अरब जो है फलस्तीन के साथ है। उसने बार बार ये बात कही है कि जब तक फलस्तीन का मसला नहीं हल होगा, जब तक फलस्तीन की स्टेट नहीं कायम होगी, हम इसराइल से ताल्लुकात नहीं कायम करेंगे। मैं इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का कोई बड़ा हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनकी पॉलिसी है।
बहरहाल हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है, भूटान की और नेपाल की पॉलिसी होती है, ऐसी उनकी पॉलिसी है कि भाई हाँ, तो उनकी पॉलिसी ये कम से कम है। चाहे कोई छोटा देश हो, चाहे कोई बड़ा देश हो, हर देश की अपनी एक पॉलिसी होती है। लेकिन सुरक्षा को लेकर जो बात की जाती है सर, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार बयान दिया था कि अगर हम अपनी सिक्योरिटी हटा लें तो ये लोग सरकार भी नहीं चला पाएंगे सऊदी अरब में। तो ये सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है उसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, पाकिस्तान की क्या भूमिका है सर? देखिए, सऊदी अरब को आप क्यों लेते हैं, और दूसरे जो अरब ममालिक है उनकी भी यही भूमिका है कि अगर अमेरिका से उनको सपोर्ट मिलना बंद हो जाए, और जो अड्डे हैं, बहुत से अड्डे हैं, एक दो थोड़ी है, मैं समझता हूँ 2-3 दर्जन अड्डे हैं जो कि अरब ममालिक में है, कतर में है, इमारात में है, सऊदी अरब में है, इराक में है, जॉर्डन में है, तो कहाँ भी नहीं है। और फैसिलिटीज अलग है, उसके अलावा फैसिलिटी तो हमारे मुल्क ने भी दे रखी है। मतलब एक्चुअली अड्डा नहीं है, लेकिन फैसिलिटी का मतलब होता है जब चाहिए आकर के यहाँ पर मैं हवाई जहाज उतार लीजिए, जब चाहिए आपके पानी के जहाज जो बेड़ होते हैं वो आपके हमारे जो 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 यानी जो जो सी पोर्ट होते हैं उसमें आ सकते हैं। तो ये इजाजत देना की बड़ी बात होती है। तो इस तरह की चीज वहां पर है, और उनको इन्होंने समझा रखा है अगर आपको कोई मुसीबत होगी तो हम आपके साथ हैं, और हम आपके इख्तिदार को हम बचाएंगे, जैसे कि कुवैत में हुआ था सन 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया था, तो उस वक्त अमेरिका ने आकर के बचाया था। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि उसके पैसे दिए गए थे। कुवैत ने जो है तकरीबन $70,000 मिलियन दिए थे, सऊदी अरब ने तकरीबन $70,000 मिलियन दिए थे। तो उस वक्त उन्होंने वहां बचा लिया। लेकिन उसके बाद जब मुबारक का मसला आया 2012 में, मुबारक को नहीं बचाया, मुबारक को गिरने दिया। तो वहां से इन लोगों को डर पैदा हो गया कि भाई अमेरिका की जो बात है वो उसमें कोई जान नहीं है, और ये किसी वक्त भी हमको जो है डिश कर सकता है। उसके बाद इन लोगों ने खुद से करना शुरू किया इमारात, खास तरीके से। यहाँ एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर, कि ईरान ने जैसे अपने आप को मजबूत किया, आपने बहुत सारी दलीलें दी हैं, बातें बताई हैं, इन देशों ने अपने आप को इस तरीके से मजबूत करने की क्या कभी सोची भी नहीं है क्या? असमें देखिए, जब भी कभी ये सोचते हैं तो अमेरिका वाले आते हैं, और अमेरिका वालों की वहां बड़ी मानजान है, उनसे ये कहते हैं अरे आपको क्या जरूरत है, हम है ना, हम दे देंगे। आपको क्या हवाई जहाज चाहिए, हम आपको देंगे। रॉकेट चाहिए, हम आपको देंगे। आपको फलां चीज चाहिए, हम आपको देंगे। आपको बिल्डिंग खड़ा करना, हमारे इंजीनियर आके बना देंगे। तो ये मुसीबत है, और ये उस पर यकीन कर लेते हैं, और यकीन इसलिए भी करते हैं कि इस तरह से अमेरिका को खुश रखते हैं कि अमेरिका उनसे नाराज न हो। तो अगर वो उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर ईरान चला है, इससे पहले इसी रास्ते पर इराक चला था, इराक की तबाही हो गई, देखा आपने। लेकिन ईरान का कमाल ये है कि ईरान ने जो है सारे सैंक्शंस हैं, हर किस्म के सैंक्शंस हैं। मतलब वहां पर जो है आप वहां से एक पैसा न भेज सकते हैं बाहर, न यहाँ से भेज सकते हैं, न वहां से बाहर भेज सकते हैं। बड़ी परेशानी है, वो कैसे उसमें वो काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी जबरदस्त तरक्की है। यानी आप ईरान जाए, मैं भी गया था, अभी अगस्त ही में गया था, काफी 8-9 दिन मैं वहां पे रहा, और काफी देखा मैंने। तो वहां पर जो आप ईरान में जाइए, लग रहा है कि आप यूरोप में आ गए। मतलब कोई चीज की कमी नहीं है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंगे हैं, जो सड़कें हैं, जो चीजें हैं, यूनिवर्सिटियां हमने जाके देखी, यूनिवर्सिटियों में जो लैब वगैरह है, जबरदस्त काम हो रहा है वहां पे। तो ये सब चीजें जो है उन्होंने किस तरह अपने आप को बचा के रखा, ये भी यानी दूसरे ममालिक के लिए भी एक सबक है कि आप एक और रास्ता अपना सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन लोग आम तरीके से जो आसान रास्ता है वही अपनाते हैं। लोग जो आसान तरीके से आम रास्ता है वही अपनाते हैं, और जो मुश्किल रास्ता होता है उस पे चलने में उनको दुश्वारी होती है। लोग एक कमेंट अक्सर करते हैं सर कि चलो आप कुछ नहीं कर सकते, इजराइल से लड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम इजराइल से संबंध तो तोड़ सकते हो ना। तो ये संबंध भी क्यों नहीं तोड़ पाते हैं इजराइल से? देखिए, इसराइल से ताल्लुक कायम करने की वजह सिर्फ अमेरिका है, और कोई वजह नहीं है। इसराइल से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं है, सच में कह रहा हूँ आपको, कोई मोहब्बत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अमेरिका उनको इतना ज्यादा उन पे प्रेशर रखता है, और खास तरीके से जो ट्रम्प साहब की जो 5 साल की मुद्दत थी, उसमें उन्होंने एक तरह से सबकी गर्दनें जो है ना, मैंने मतलब मोड़ करके उनका कहा जबरदस्ती करना पड़ेगा तुमको अगर तुमको जिंदा रहना है। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने जो मुतअद्दिद ममालिक ने जो ताल्लुकात इसराइल से कायम किए, वो ट्रम्प की वजह से। अब एक बार जब कायम हो जाता है तो तोड़ना
उसका तो मुश्किल होता है। कोई भी चीज अगर कायम हो जाए, भाई किसी से शादी हो जाए, तलाक देना आसान थोड़ी होता है। तो इस तरह की चीज हो गई है। तो ये अमेरिका का मुस्तकिल ये एक प्रेशर उनके ऊपर आज से नहीं है, यानी हर जमाने में प्रेशर था कि भाई देखो, अगर तुमको यहाँ पे रहना है और इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करोगे तो तुमको सुकून नहीं मिलेगा, तुमको वो सुकून नहीं देगा, और हमारे साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे होंगे। फिर अमेरिका के अंदर जो सेनेटर वगैरह हैं, जो सेनेट के मेंबर हैं, जो कांग्रेस के मेंबर हैं, वो वहाँ हंगामा करते रहते हो। ये बात आपको मालूम अच्छी तरह से कि वहां पर जो अमेरिका जो जूइश लॉबी है, यहूदी लॉबी है या इसराइली लॉबी, ये बहुत ताकतवर है। बल्कि ये कहा जाता है कि वहां का असल हाकिम तो इसराइली लॉबी है, ये कहा जाता है। ये बात छपती रहती है, बहुत ही पावरफुल है। तो उन सब का असर है कि इन ममालिक को मजबूरन उनसे ताल्लुकात कायम करने पड़ते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ अगर वो चाहें, जैसे आप देखिए कुवैत ने नहीं किया है, कुवैत भी कमजोरी मुल्क है, कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन उसके एक पॉलिसी का हम नहीं करेंगे, तो वो नहीं करता वो जी। और नहीं, कुछ दूसरे ममालिक भी हैं जो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं करता है, जो रीढ़ की हड्डी होने के बाद भी झुकने के बजाय लेटा पड़ा है तो उसके बारे में बात क्या करें। एक लोग कमेंट्स करते हैं खूब और इस बात पे बातें करते हैं कि जो असल में सऊदी अरब के जो हुक्मरां हैं वो यहूदी हैं। आप लोगों ने कभी पढ़ा हो या कुछ इतिहास पे सर्च किया हो, क्या ऐसी चीजें मिलती हैं क्या? ये बड़ी गलत बात है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। ये तो असमें जो कुछ लोग हैं, किसी से भी नाराजगी हो तो यहूदी या सऊदी, वो कहते हैं साहब अनवर सदात यहूदी था, मुबारक यहूदी था, आज सीसी के बाद कहते हैं यहूदी था। भाई ये सब गलत बात है, ये बात इससे नहीं है। उसकी पॉलिसी देखिए, पॉलिसी से हमको इख्तलाफ है, दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि साहब उसकी माँ जो है यहूदी थी, वो फलाना थी, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, गलत बात है ये। ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये तो खाली मशहूर कर दिया। हिंदुस्तान में नहीं कि मशहूर कर दिया कि साहब जवाहरलाल नेहरू मुसलमान था और ये कि इंदिरा गांधी तो मुसलमान थी, और इंदिरा गांधी का शौहर जो है फिरोज गांधी नहीं बल्कि फिरोज खान था। ये सब बकवास करते रहते हैं ये। तो ऐसी बातें जो है, जो मुखालिफ है, जिनके पास के कोई दलील नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो इस तरह से जाती अटैक पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता इन सब के पीछे ईरान है? क्योंकि ईरान का मीडिया काफी मजबूत है, सऊदी अरब से हमेशा बुरी खबरें आती हैं, अखबार पढ़िए, ईरान से कभी बुरी खबरें भी अखबार में छप नहीं पाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएं। नहीं, देखिए ईरान से ये बात नहीं आती है कि ये लोग यहूदी हैं, हमने नहीं कभी देखा, मैं तो देखता रहता हूँ, नहीं देखा। ये बातें तो कुछ अरब जो है वही लिखते हैं, अरब जर्नलिस्ट वगैरह जो है, खास तरीके से जो बैरूत में बैठे हुए हैं। ये कि पहले सीरिया में था और इराक में भी था, लेकिन अब तो सीरिया इराक में ऐसी नहीं बात नहीं रह गई। लेकिन बैरूत में जो बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे बहुत काफी लोग हैं जिनको कि हम लोग मर्सनरी बोलते हैं, नहीं वो पैसा ले कुछ भी करने को तैयार है। तो किसी को मुखालिफ जो है, इस जमाने में वहाँ पे बहुत से पर्चे, इस पर्चे को सऊदी निकाल रहा है, उस पर्चे को लीबिया निकाल रहा है, उस पर्चे को इराक निकाल रहा है, उस पर्चे को सीरिया निकाल रहा है, और वहां छपवा करके लोग खुश हो जाते, देखो बड़ी बात हो गई, हमारी तायद हो रही है। तो वो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। ईरान जो है जिम्मेदार मुल्क है, ईरान में ये सब बातें नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं ताजा हालात को लेकर। 3 दिनों तक काहिरा में बातचीत हुई सर, इजराइल उसमें मौजूद नहीं था, बातचीत का कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। बाइडेन अभी भी कह रहे हैं कि जंगबंदी होगी, गेंद हमास के पाले में है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, गेंद हमास के पाले में नहीं, इसराइल के पाले में है। ये बात तो झूठ बोलते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये हमास जो है उसके ऊपर ये डाल रहे हैं कि तुम जो है 1.5 महीने के लिए जंगबंदी कर दो और उसके बाद हम फिर जंग शुरू कर देंगे, यानी अपने कैदी वापस ले लेंगे और फिर जंग शुरू कर देंगे। इसराइल हमास कहता है नहीं, आप जंगबंदी मुस्तकिल कीजिए और जो सामान वामान आना वो आने दीजिए मुस्तकिल तरीके से, फिर हम तैयार है उसके लिए। हम इसराइल इनकार कर रहा है, इसराइल कर रहा है कि नहीं हम मुस्तकिल जंगबंदी नहीं चाहते, बल्कि हम जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देंगे। हमास तो एक ताकत है, ऐसा तो दुनिया में और भी जगहों पर हुआ है, क्या रोडेशिया में नहीं हुआ है, क्या साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ है, क्या वियतनाम में नहीं हुआ है, जो तंजीमें जो किसी हुकूमत या किसी गैर मुल्की ताकत के खिलाफ काम कर रही थी, वो बाद में उनको कबूलियत मिली, हुकूमत उन्होंने किया। बल्कि वियतकांग जो थी वो बाद में वियतनाम पे हुकूमत वो कर रही है। ऐसी जो लोग साउथ अफ्रीका में जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे वो आज हुकूमत में है वो। तो ऐसा कहना कि कोई मुखालिफ है उसको हम खत्म कर देंगे, उसको उसका या ये कि कम से कम वहां से निकाल देंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये
लेकिन उन तमाम लेकिन मुल्कों में सर, लेकिन उन तमाम मुल्कों की जिनकी आपने दलीलें दी हैं, मिसाल दी हैं, उन तमाम मुल्कों में मजहब के आधार पे झगड़ा थोड़ी था सर। यहाँ पे तो मजहब का झगड़ा है। नहीं नहीं, मजहब का झगड़ा कहाँ है, ये सियासी झगड़ा है, मजहब का झगड़ा कहाँ है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि इसराइल जो है यहूदियत का नुमाइंदा है, ऐसा नहीं है। बहुत से यहूदी हैं जो कि उनके मुखालिफ है, बहुत से आज भी इस वक्त इसराइल के अंदर भी मौजूद है। खुद जो बैतुल मकदिस के अंदर एक एक यहूदी एक फिरका है, उसका नाम है नतोराई कारता। नतोराई कारता जो है इसराइल को मानता ही नहीं। इसराइली फौज, इसराइली पुलिस को अपने मोहल्लों में आने नहीं देता, पिटाई करके उनको भगा देता है। इसराइली टैक्स वाले आते हैं उनको वहां से भगा देता है, पुलिस वाले आते हैं उनको भगा देता है। वो खुद इसराइल के अंदर बैठे हुए, वो मानते नहीं, कहते हैं ये है। माने में जो दीन पर अमल करने वाले यहूदी हैं, उनका ये एतकाद है कि जब तक मसीह, अभी उनके यहाँ मसीह नहीं आए, मतलब मसीह तो हमारे नजदीक आ गए, लेकिन यहूदियों के अभी मसीह नहीं आए, कि जब तक मसीह नहीं आएंगे हम इसराइल में हुकूमत नहीं कायम कर सकते, मतलब फिलिस्तीन में हुकूमत नहीं कायम कर सकते। ये उनका है। और ये जरा से नहीं है, मिलियनों लोग हैं, मिलियनों लोग हैं। और इनकी अक्सरियत अमेरिका में बहुत है, मतलब न्यूयॉर्क में ये बहुत है ये। और ये मुजाहरे करते, कभी कभी आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन के लिए मुजाहरा करते, अल्लाह के लिए मुजाहरा करते यहूदी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको रब्बी यहूदी कहा जाता है, ये वो लोग हैं सर। नहीं, रबाई का मतलब होता है नहीं, उनका मौलवी, उनका शेख, उनका रबाई जो है रब से बना हुआ, रब्बी रब वाला जो है, तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि रबाई तो इधर भी है। रबाई जो शदीद किस्म के सह्यूनियत असल में वो है, जैसे हमारा हिंदुत्व है ऐसी वहाँ सह्यूनियत है। तो सह्यूनियत के मानने वाले भी रबाई बहुत से हैं, लेकिन उनके मुखालिफ भी बहुत से हैं, मुल्क के अंदर भी हैं और मुल्क के बाहर भी हैं। वो कहते हैं कि इसराइल, तो ये समझना कि इसराइल यहूदियत का नुमाइंदा है, ये सही नहीं है जी। और ये समझना कि हमास इस्लाम का नुमाइंदा, ये भी सही नहीं है। हमास ये नहीं कहता कि हम इस्लाम का नुमाइंदा, हम कहता है, वो कहता है कि हम लिबरेशन मूवमेंट है, लिबरेशन मूवमेंट जैसे और जगह पे थी, लिबरेशन आजादी की तहरीक है, जैसे कि वियतनाम में आजादी की तहरीक है, आजादी की लड़ाई है, हमास उस लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन इजराइल ये कह रहा है सर जंगबंदी को लेकर कि हमास जो है पहले ये बताए कि हमारे कितने बंधक उनके पास हैं, उनके नाम बताए, और हमास कह रहा है पहले जंगबंदी करो फिर बंधकों के नाम बताएंगे। इस वजह से मामला अटका हुआ है। देखिए, इसराइल जो है इसको नाकाम करना चाहता है, उसको प्रेशर बहुत ज्यादा है, अमेरिका से प्रेशर है, इसलिए कि बाइडेन को अभी इलेक्शन जीतना है। और वहां पे बहुत मुखालिफ हैं, वहां के मुसलमान, वहां के अरब और वहां के बहुत से लिबरल अमेरिकन। जो आप देखते होंगे कि वहां पे लाख 2-2 लाख लोग जो है निकलते हैं मुजाहरा करने के लिए। लोग कह रहे हैं उनको वोट नहीं देंगे उनको। तो जो बाइडेन साहब हैं ये अगर खड़े होंगे जो नाकाम हो जाएंगे, हालांकि इसका इम्कान है कि वो खड़े ही ना हो, इसलिए कि वहां के लोग ही कह रहे हैं कि ये तो बूढ़ा हो गया, अब इसकी अकल नहीं रह गई है जी। तो अगर खड़े भी होंगे तो उनका बहुत से सपोर्टर जो नॉर्मली उनको सपोर्ट करते थे, यानी खास तरीके से मुसलमान हैं और जो अरब हैं और जो लिबरल हैं, वो समझते थे कि अच्छा आदमी है, लेकिन आज तो मालूम हुआ कि ये तो बहुत ही गंदा आदमी है। ये तो पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि मैं खुद ज़ायनिस्ट हूँ, अपने आप के बारे में कह रहा है। लेकिन उसके बावजूद उनका अपना जो मकसद है उसकी वजह से वो इसराइल पर जोर डाल रहे हैं कि भाई बंद करो इसको, ये क्या है ये। और इसराइल के अंदर खुद जो जनरल है, अभी आपने कल देखा होगा कि कितने फौज के लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि ये जो जंग हो रही है बेकार की है, हम जीतने वाले नहीं है। इस जंग का जो हल है वो सियासी है, वो फौजी नहीं है। फौजी तुरंत करके देख लिया, अब 5वां महीना है, अभी तक वो जीते नहीं है। अभी तक तो इसराइल की तारीख हुआ नहीं। उनकी सारी जंगें 2, 3, 4, 5 दिन की होती थी और ये 5वें महीने में चली हुई है। तो अब उनकी फौज के अंदर ये असेसमेंट है कि हम जीतने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं जी, अब बात करते हैं अरब लीग को लेकर। अरब लीग की मीटिंग हुई काहिरा में और उसके बाद अब एक मीटिंग होने जा रही है जद्दा में OIC की। कैसे देखते हैं इन दोनों मीटिंगों को और क्या इनसे कुछ होता है? नहीं, देखिए इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए कि ये जो तंजीमें बनी हैं इनको जैसे कहते हैं अंग्रेजी में टीथ नहीं है, दांत नहीं है, मतलब इनको ताकत नहीं दी गई है। ताकत जो जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी ताकत जो है सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल को दी गई है, बाकी जो जनरल असेंबली से कोई भी ताकत नहीं है। और दूसरी ह्यूमन राइट्स जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन वाले कोई ताकत नहीं है। ताकत वो है कि उसके बाद फिर अगर कोई न माने तो उसके ऊपर मुश्तरका हमला करने की ताकत होनी चाहिए।
ये न ओआईसी कर सकता है, न अरब लीग कर सकता है। इन लोगों के यहाँ जो बनाया गया, जो सिस्टम बनाया गया, वो ये है कि सारे ममालिक मुत्तफिक होंगे तभी कोई करारदाद पास होगी। फिर ये कैसे हो सकता है भैया? दुनिया में कहीं नहीं होता कि भाई 100% जो है लोग मुत्तफिक हो जाए, तो इस टाइप का वहां पे है, तो वहां पे ये होता ही नहीं कभी। लेकिन तो ये सिर्फ एक बयान आ जाएगा लोगों को दिखाने के लिए, अपने आवाम को दिखाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, जब करवर कुछ नहीं रहे हैं। अगर कर रहे होते तो कम से कम इसराइल का मिस्र ही मुखालफत करता कि भाई तुम तो लोगों को मार नहीं सकते हो, लोग भूख मर रहे हैं। वो आज इस वक्त कई दर्जन जो है बच्चे मर चुके हैं, आज जो है मर चुके हैं। तो ये तो बात गलत है। एक में से छह में से एक बच्चा जो है भुखमरी का शिकार है, ये यूनिसेफ का बयान है ये। तो इसके खिलाफ तो ये तो इंसानियत का तकाजा था कि मिस्र जो रास्ता खोल देता, और जो 2-3 हजार ट्रक जो पीछे जो खड़े हुए हैं, जो कि गजा में दाखिल होने के लिए इसराइल उनको इजाजत नहीं देता, इनको जबरदस्ती दाखिल कर देते। क्या कर तो लेगा? क्या रमजान से पहले जंगबंदी नहीं होगी सर, जो उम्मीद जताई जा रही थी? वैसे नेतन्याहू अब पीछे हटे हैं और उन्होंने बेन गवीर के बयान से अब साइड कर लिया अपने आप को कि हम रमजान में मस्जिद अक्सा पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। मस्जिद अक्सा की बात दूसरी है। मस्जिद अक्सा गजा में थोड़ी है, मस्जिद अक्सा तो बैतुल मकदिस में है, यानी वेस्ट बैंक में बैतुल लेकिन मकदिस इससे ये तो है ना कि वो कुछ चीजें बदल रहे हैं, कुछ चीजों पे पीछे हट रहे हैं, वो भी हल्कापन दिखा रहे हैं थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं। इसराइल नहीं चाहता कि एक ही वक्त में बहुत से फ्रंट खुल जाएं। इसराइल नहीं चाहता। अभी एक फ्रंट तो गजा खुला हुआ है, और शायद ये कि जो हिजबुल्लाह के साथ नॉर्थ इसराइल में भी फ्रंट खुल सकता है। अब वो अगर जो है बैतुल मकदिस में भी फ्रंट खोल लेंगे, लोगों को जो लाखों लोग आते हैं वहां पे सबको मना करने का मसला है, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा। बहुत से लोग धक्का मुक्की करेंगे, अटैक करेंगे उनकी फौज के ऊपर या उनकी पुलिस के ऊपर। तो इसराइल नहीं चाहता है, अक्लमंदी की बात भी है, कोई भी और होता तो नहीं चाहता कि बिलावजह की एक मुसीबत। भाई जब लोग आते थे रमजान में भी, खास तरीके से लोग आते हैं इन मस्जिद अक्सा में और दूसरी मसाजिद में भी जाते हैं, तो उनको रोकने का क्या माने है? वो तो सिर्फ एक जो है उनको तंग करने वाली बात थी। तो कम से कम कुछ अकल तो होगी, हर जगह ही कुछ ना कुछ अकल होती है कि भाई ये बिलावजह क्या लग रहा है, जंगबंदी होगी रमजान से पहले कि नहीं होगी? क्या लग रहा है आपको? नहीं, इसकी उम्मीद तो नहीं है। इसकी वजह है कि अगर जंगबंदी होती है तो नेतन्याहू साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए कि वो जिस तरह अटके हुए हैं वो इसी बुनियाद पर है कि भाई जो है एक फौजी तरीके से मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कुछ लोग साथ हैं, जिसमें कि जो शिद्दत पसंद जो यहूदी जो तंजीमें हैं, जिनकी पार्टियां हैं, वो उनके साथ हैं इसमें। जिस दिन वो जंगबंदी करते हैं वो इनसे अलग हो जाएंगे, तो अलग होती ही उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब इस वक्त उनके पास 64 उनके पास मेरा ख्याल 64 उनके पास कैनेस्टस जो वहाँ का पार्लियामेंट है उसके मेंबर उनके साथ हैं। अगर ये लोग अलग होते हैं तो 34 हो जाएंगे, फौरन धड़ाम से गिर जाएगी। तो ये चाहते हैं किसी तरह से ये चलता रहे, इसलिए कि मिस्टर नेतन्याहू जो है उनके खिलाफ करप्शन की कई केस हैं, एक दो नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 4 या 5 केसेस चल रहे हैं। और वो रुके सिर्फ इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर है। जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे। वहां पे हुकूमत जो है, यानी पुलिस जो है काफी पावरफुल है। हिंदुस्तान की तरह थोड़ी है कि साहब एक फोन आया हट गए, नहीं पुलिस वाले उनको जिस दिन वजीर आजम नहीं रहेंगे उठा करके नहीं। सही आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू और इजराइल जो है वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं असल में वो है नहीं, और जो वो दिखाने में लगे हुए थे पूरी दुनिया को कि हम फौजी तौर पर सब कुछ हासिल कर लेंगे, वो भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और वो इल्जाम जो हमास पर रख रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत सारी चीजों पे रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर।